नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल खुशी टेक्निकल बायोलॉजी में। तो गाइस, आज की क्लास में हम लोग और भी एमसीक्यूज के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आप लोगों को मैंने बहुत सारे एमसीक्यूज लाइव प्रोसेस से करवा दिए हैं, जिससे कि आपके एक भी क्वेश्चंस कहीं से भी न छूटे और आपको पूरी बुक का मतलब फर्स्ट चैप्टर का, क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर लाइव प्रोसेस का एक एक क्वेश्चन आपका तैयार हो जाए, जिससे कि आपका एक भी ऐसा क्वेश्चन ना हो जिसमें आप ये सोचो कि मुझे नहीं आ रहा है। तो ऐसा ना सोचने के लिए इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हम लोग इस पे बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, अवायवीय श्वसन में निम्नलिखित में क्या बनता है? एथिल अल्कोहल, एथिलीन, ग्लूकोज या फिर ग्लिसरॉल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आप हमें कमेंट करके पहले तो जरूर बताइएगा। अगर आपको पता है, नहीं पता कोई बात नहीं, हम बताते हैं। तो इसका आंसर होगा एथिल अल्कोहल। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लाइपेज एंजाइम का कार्य है। हमें देखना है कि लाइपेज जो एंजाइम होता है उसका क्या कार्य होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑप्शन के बारे में। ऑप्शन आपका क्या दिया है, ऑप्शन को देखते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन जैसे कि पहला यहाँ पे दिया है, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलने का काम करता है लाइपेज। वसा को वसा में बदलने का काम करता है। अम्ल एवं ग्लिसरॉल में बदलने का काम करता है, मतलब वसा को वसा अम्ल में एवं ग्लिसरॉल में बदलने का काम करता है। या वसा को कार्बोहाइड्रेट से संश्लेषित करना काम करता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा बी नंबर, वसा को वसा अम्ल में एवं ग्लिसरॉल में बदलने का काम कौन करता है? लाइपेज करता है। ठीक है, आइए 63 नंबर पे आते हैं। 63 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, तो यह क्रिया क्या कहलाती है? देखिए, ये हम पढ़ेंगे कहाँ पे? लाइव प्रोसेस के श्वसन वाले टॉपिक पे। ठीक है, ये वर्ड के बारे में हमें वहां पे मिलेगा। ठीक है, तो वहां पे हमें पूछा रहा है क्वेश्चन कि जो पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड और जल तथा ऊर्जा में मिलती है, तो यह क्रिया जो होती है वो कौन सी क्रिया, मतलब किस में होती है? कोशिका द्रव में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, हरित प्लवक में होती है या फिर केंद्रक में होती है? तो आप याद करिए कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है मैम? एटीपी हमने पढ़ा था, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट पढ़ा था आपने। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है मैम? माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, ठीक है, उसे हम लोग पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। मतलब मैम ये हम लोगों को एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो याद रखना है आपको कि यह जो क्रिया होती है वो किस में होती है, तो आपका आंसर होना चाहिए बी नंबर, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर ऑप्शन यहाँ नीचे दिया हुआ है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। देखिए, स्वपोषी जो होते हैं उनके लिए क्या आवश्यक है, तो आपको आंसर देना है कि मैम उनके लिए जो आवश्यक है, ठीक है, वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है या जल है, मतलब दोनों, क्लोरोफिल है, सूर्य का प्रकाश है, ये उपयुक्त सभी। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं मैम हम लोग कि मैम क्या बोले, कार्बन डाइऑक्साइड बोले, क्लोरोफिल बोले, सूर्य का प्रकाश बोले, तो नहीं। एक स्वपोषी के लिए सभी जरूरी है। अगर उसके पास क्लोरोफिल नहीं होगा तो भी वो अपना भोजन तैयार नहीं कर पाएगा। उसके पास कार्बन डाइऑक्साइड जल नहीं होगा तो भी वो अपना भोजन तैयार नहीं करेगा। अगर उसके पास सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो भी वो अपना भोजन तैयार नहीं कर पाएगा। तो एक स्वपोषी के लिए क्या है? सभी चीज उपयोगी है। तो आंसर आपका क्या होगा? डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब 65 नंबर का क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? 4 ऑप्शन दिए हैं और इनमें से आपको बताना है कि ऐसी कौन सी बीमारी है जो श्वसन तंत्र मतलब कि रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित है। डायरिया, पीलिया, न्यूकेमेनिया या फिर टीबी। तो आपको आंसर बताना है सी नंबर, टीबी। टीबी किससे संबंधित है? आपका श्वसन तंत्र से संबंधित है। ठीक है, अब आइए 66 नंबर पे। 66 नंबर क्या कह रहा है? हीमोग्लोबिन का लाल रंग कौन प्रदान करता है? देखिए, हर एक जितने भी वर्णक होते हैं वो कोई ना कोई कलर प्रोवाइड करते हैं, तो वैसे ही हीमोग्लोबिन में जो लाल रंग देता है वो कौन सा वर्णक है आपको बताना है।
लेकिन यहाँ पे एलिमेंट्स के नाम पूछे जा रहे हैं। मतलब हीमोग्लोबिन को लाल करने का काम कौन करता है, अगर ये पूछा जाए तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना है। लेकिन अगर यहीं पे ये पूछा जाए कि हीमोग्लोबिन किस वर्णक की वजह से या हीमोग्लोबिन किसके कारण लाल होता है, तो वहां पे एक नाम दिया होगा जिसका नाम लिखा होगा वहां पे हीमोग्लोबिन। क्या दिया होगा? हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज क्यों नहीं होना है? क्योंकि यहाँ पे हीमोग्लोबिन नहीं दिया है। यहाँ पे क्या दिया है? कैल्शियम, तांबा, सोडियम, लोहा। तो मैम यहाँ पे हीमोग्लोबिन नहीं दिया। और अब पढ़ते आए हैं कि हीमोग्लोबिन का लाल रंग ब्लड का लाल रंग कौन देता है? हीमोग्लोबिन देता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन मैम हमारा कुछ और है। यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है? मैम हीमोग्लोबिन को लाल रंग कौन देता है? ये नहीं पूछा क्वेश्चन मैम हमारा कि मैम लाल रंग किसके कारण, लाल रंग किसके कारण ब्लड में होता है, या ब्लड का लाल रंग किसके कारण होता है, ये नहीं पूछा। अगर ये पूछा होता तो मैम आंसर हम बताते हैं हीमोग्लोबिन। लेकिन मैम पूछ रहा है हीमोग्लोबिन को कौन देता है, ये लो। मतलब मैम ब्लड को हीमोग्लोबिन देता है। अब हीमोग्लोबिन को भी कोई देता होगा, बिल्कुल देता है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर होना चाहिए सी नंबर, लोहा, मतलब कि आयरन, Fe। तो Fe क्या होता है? ये रेड कलर का होता है जो हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, जिसके कारण ब्लड हमारा रेड दिखता है। और ये हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? ब्लड में पाया जाता है। ठीक है, चलिए 67 नंबर कह रहा है दंत क्षरण क्या है? दंत क्षरण क्या है? आइए हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर को बताते हैं। दांत की सफाई करना, धीरे मृदुकरण, इनामल एवं इटीन का धीरे धीरे मृदुकरण करना, दांत का टूटना, इनमें से कोई नहीं। देखिए, दांत की सफाई करना, ठीक है, क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? दंत क्षरण क्या है? अब आपको गैस करना है ये दंत क्षरण क्या होता है। दांत की सफाई करना, या इनामल एवं इटीन को धीरे धीरे मृदुकरण करना, दांत का टूटना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा? बी नंबर, इनामल एवं इटीन को धीरे धीरे मृदुकरण करना ही क्या कहलाता है? मैम दंत क्षरण कहलाता है। ठीक है, चलिए 68 नंबर पे आते हैं हम। 68 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में कौन ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है? प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, श्लेष्मा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर बी नंबर होगा, हीमोग्लोबिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 69 नंबर का क्वेश्चन है ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? यहाँ पे लिखा है 6 कार्बन होते हैं। आंसर भी लिख दिया मैंने। कितने होते हैं? 6 कार्बन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा आपका। ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर फुसफुस से हृदय में बाएं की ओर किस कोष्ठ में आता है? क्वेश्चन को पहले ध्यान समझिएगा क्योंकि क्वेश्चन समझने वाला है, जल्दबाजी में आपको ऑप्शन का टिक नहीं करना है। ऑक्सीजन की जो प्रचुर रुधिर फुसफुस से, मतलब यहाँ पे सिर्फ इतना सा कहना है कि जो फुसफुस से हृदय में बाईं ओर स्थित ब्लड जो जाता है वो किस कोष्ठ में जाता है? बायां नीला में, बायां आलिंद में, महाधमनी में, इनमें से कोई नहीं। अब आपको ऑप्शन देना है इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ए नंबर, बायां नीला में। ठीक है, चलिए अब देखिए 71 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। 71 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 प्रचुर रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रचुर मात्रा में होता है ब्लड के पास, उसको छोड़ने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? तो आपको आंसर क्या बताना है? याद करिए कि उसको कहाँ पे जाना पड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने के लिए। अब देखिए, क्वेश्चन हमारा बहुत ही इजी भी है और बहुत टफ भी है। क्यों इजी है? क्योंकि मैम देखा जाए तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन समझ के आंसर ना देंगे तो मैम हमारा आंसर भी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन को समझिए पहले। कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? एक इम्प्योर ब्लड है जिसके पास कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होती है ब्लड में उसी को इम्प्योर ब्लड कहते हैं, और जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है उसे हम प्योर ब्लड कहते हैं। तो इम्प्योर वाला ब्लड जो है उसको इम्प्योर हटाने के लिए वो कहाँ जाता है? तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम आपका इंतजार करेंगे। हम देखना चाहते हैं कितने बच्चे सही आंसर देते हैं। इसका आंसर बहुत ही इजी है। ठीक है, थोड़ा सा आप समझिएगा अगर आपने ईमानदारी से अच्छे से अपनी पढ़ाई की है तो। चलिए 72 नंबर,
मछली का हृदय कितने कोष्ठ का होता है? अब देखिए, अभी तक हृदय में आप दिनेश देखा था कि जो ह्यूमन का होता है, मानव का होता है, उसमें 4 कक्ष होते हैं, लेकिन यहाँ पे मछली पूछा है तो मछली के कितने होते हैं? तो मछली की जो आपको बताना है वो होते हैं 2। कितने होते हैं? 2। लेकिन अगर व्हेल मछली की पूछी जाए तब आपको बताना है 4 होते हैं। ठीक है, चलिए अब 63 पे आते हैं। कौन सी रुधिर वाहिकाएं रुधिर का हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है? क्वेश्चन ये भी बहुत इजी है, बस थोड़ा सा समझना है यहाँ पे कि कौन सा जो ब्लड होता है, जो कौन सी रुधिर वाहिकाएं होती हैं। रुधिर वाहिकाएं मतलब समझ रहे हैं, कौन सी वेसिकल्स होती है जो रुधिर का हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। ब्लड को हृदय से लेकर शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाने का काम कौन सी वाहिकाएं करती हैं? धमनी, शिराएं या दोनों या इनमें से कोई नहीं? आपको आंसर देना है ए नंबर, धमनी। धमनी जो होती है वो हृदय से ब्लड को लेती है और शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाती है। याद करिए, जब लास्ट प्रोसेस हृदय का बचता है, मैंने बताया था एक एरोटा धमनी भी होती है, तो आपको याद करना है कि जो प्योर ब्लड वाला होता है, ठीक है, तो उसका धमनी काम करती है और उस सिचुएशन पे धमनी क्या करती है? हृदय से आपके ब्लड को लेकर शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाती है। याद करिए, आप जब आपको पढ़ाया गया होगा तो लास्ट में बताया गया होगा कि धमनी क्या करती है? हृदय से ब्लड को लेकर लास्ट वाले कक्ष में, ठीक है, लास्ट वाले कक्ष से जब चौथा कक्ष आप पढ़ते हो तो वहां से पूरे शरीर में पहुंचाने का काम कोई ना कोई करता है, जिसका नाम है धमनी। ठीक है, चलिए 74 नंबर। किस रुधिर वाहिकाओं का भित्ति मोटी और लचीली होती है? और याद करना है आपको, मैंने आपको पढ़ाया है। अगर आपने हमारी वीडियो को देखा है और हमसे आपने पढ़ा है तो मुझे पूरा यकीन है कि आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। याद करिए आप हृदय वाले पार्ट को कि जो रुधिर वाहिकाएं होती हैं उनकी भित्ति मोटी होती है और लचीली होती है। कौन सी ऐसी वाहिकाएं हैं जिनकी भित्ति मोटी और लचीली होती है? तो आपका आंसर होगा धमनी। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं। धमनी को इंग्लिश में बोलते हैं आर्टरी और शिराएं को इंग्लिश में बोलते हैं वेन्स। ठीक है, निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण है। परजीवी पादप का उदाहरण कौन है? कवक, कसकुटा, बैक्टीरिया या फिर विषाणु? आपका आंसर होगा डी नंबर, विषाणु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है 66 नंबर पर। स्थलीय जीव में नाइट्रोजनी अवशिष्ट पदार्थ होता है। जो स्थल में जीव पाए जाते हैं, ठीक है, जो स्थल में होते हैं, वो उनका नाइट्रोजनी जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो क्या होता है? जैसे कि आपका यूरिया है, अमोनिया है, फास्फेट है ना? तो इनमें से कौन सा होगा या फिर कोई नहीं है? आप हमें कमेंट करिए जल्दी से। तो आपका आंसर होगा बी नंबर, यूरिया, जो स्थल पे रहते हैं। ठीक है, जलीय जीव में नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ क्या है? अब देखिए, अभी तक स्थल की बात कर रहा था, स्थल में तो बहुत सारे हैं मैम, आपने बता दिया जो जो था। अब यहीं पे अगर जली की बात करें तो आप जली का ऑप्शन क्या देंगे? तो आपको बताना है 77 का आंसर जो होगा बेटा वो ए नंबर होगा, अमोनिया। जितने भी जलीय जीव होंगे वो सारे अपशिष्ट पदार्थ अमोनिया को बाहर निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक में पोषण विधि है। कवक में पोषण विधि क्या है? कवक किसको ग्रहण करते हैं? स्वपोषी, मृतजीवी, विषमभोजी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जल्दी से आपको बताना है कवक में पोषण विधि है, तो आपका आंसर होगा बी नंबर, मृतजीवी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 79 नंबर पे। खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? देखिए, परिसंचरण तंत्र जो होता है वो 2 होता है, एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो यहाँ पे खुला की बात कर रहा है, तो खुला किस में होता है आपको बताना है। ठीक है, तो आपका आंसर होगा डी नंबर, काकरोच में। काकरोच में 13 कक्ष होते हैं और इसमें जो परिसंचरण होता है खुला परिसंचरण तंत्र होता है। ठीक है, याद रखिएगा, कभी कभी नाम से भी पूछ लेता है, काकरोच में कैसा परिसंचरण तंत्र होता है, मानव में कैसा परिसंचरण तंत्र होता है। तो मानव में क्या होता है बताओगे? बंद, और काकरोच में होता है क्या? खुला होता है। ठीक है, चलिए पादप में जाइलम की भूमिका होती है। अब देखिए, जो प्लांट्स में होती है उसमें जाइलम का क्या कार्य होता है, क्या फंक्शन होता है? जाइलम फ्लोएम क्या होता है? जाइलम फ्लोएम का मतलब ये कि जाइलम फ्लोएम जो होता है एक प्रकार का टिश्यू होता है जो क्या करता है, पेड़ पौधों की कुछ हेल्प करता है। जैसे कि जाइलम का कार्य क्या होता है, अब यहीं पे आपको पूछा है तो आपको बताना है कि जल का वहन करने का काम करता है, या भोज्य पदार्थ का वहन करने का काम करता है, कि ऑक्सीजन का वहन करने का काम करता है, कि कार्बन डाइऑक्साइड का वहन करने का।
कुल मिलाकर वो वाहन करने का तो काम करता है, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन किसका करता है ये नहीं समझ में आया ना। तो आपको बताना है ए नंबर, जल का वाहन क्या करता, जल का वाहन करता है। मैम ये जड़ से लेकर, जड़ से क्या लेता है, ठीक है, जड़ से ही क्या लेता है, वाटर को लेता है और सभी प्लांट्स के ऑर्गन में, ठीक है, ऑर्गन ही बोल सकते हो, सभी पार्ट में पहुंचाने का काम करता है जाइलम, ठीक है। और फ्लोएम क्या होता है, हम लीफ से फ्रूट को लेकर सभी पार्ट तक, मतलब कि रूट तक पहुंचाने का काम करता है फ्लोएम, ठीक है। चलिए, तो फ्लोएम जो होता है वो मतलब आपका भोजन पहुंचाने का काम करता है, जाइलम जो होता है वो जल पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। चलिए अब देखिए 81 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। चूने का पानी का रंग का CO की उपस्थिति में कैसा होता है। CO का मतलब क्या होता है, CO का मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और इसकी उपस्थिति में कैसा होता है आपको ये बताना है, ठीक है। इसका रंग तो आपको बताना होगा कि इसका आंसर डी होगा, दूधिया कलर हो जाता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं 82 नंबर पे। 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है। देखिए सभी प्लांट्स का कुछ ना कुछ उत्सर्जी पदार्थ होता है, ठीक है, सभी ह्यूमंस का, सभी लिविंग्स का कोई ना कोई उत्सर्जी पदार्थ होता है। वैसे ही प्लांट में रेजिन एक उत्सर्जी पदार्थ है, तो किसका होता है ये आपको बताना है। तो आपका आंसर होगा मैम चीड़ का। चीड़ आपने सुना होगा, छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, आपने सुना होगा, बहुत छोटे छोटे वो होता है, पिस्ता होता है ना, उसके टाइप का जैसा उसके अंदर निकलता है, एक छोटी सी पत्ती होती है, उसमें पिस्ता इस टाइप का एक फल सा निकलता है, ठीक है। तो उसका जो होता है वो रेजिन उत्सर्जी पदार्थ होता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं 83 नंबर पे। पौधे में गैस का आदान प्रदान के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। पौधों में जो गैस का आदान प्रदान होता है उसके लिए कौन सा पार्ट उत्तरदायी है प्लांट्स का। जड़, तना, रंध, इनमें से कोई नहीं। रंध को इंग्लिश में बोलते हैं स्टोमेटा। अगर आप इंग्लिश में जानना चाहते हो तो इंग्लिश में भी जान सकते हो, स्टोमेटा, ठीक है। चलिए तो रंध को स्टोमेटा बोलते हैं। तो गैसों का आदान प्रदान के लिए कौन सा पार्ट की जरूरत होती है, कौन सा पार्ट का काम होता है, ठीक है। तो आपको आंसर बताना है मैम सी नंबर, स्टोमेटा का, ठीक है। स्टोमेटा के ही द्वारा क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान किया जाता है। 84 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मैम। 84 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में मानव हृदय के कोष्ठ की पेशियां भित्ति मोटी होती है, ठीक है, किसकी मोटी होती है, आलिंद की, नीलय की, या दोनों की, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन को समझिएगा, जो मानव का हृदय होता है उसमें 4 कक्ष होते हैं, 2 अलिंद 2 नीलय, तो उसमें से पेशी भित्ति मोटी होती है किसकी। तो आपको आंसर देना मैम बी नंबर, नीलय की, ठीक है, किसकी होती है, नीलय की। अब चलिए 85 नंबर पे आते हैं। 85 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन रक्त स्राव के स्थान पर रुधिर का थक्का बनाकर मार्ग अवरुद्ध कर देती है। प्लेटलेट्स, लसिका, हीमोग्लोबिन, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा ए नंबर, प्लेटलेट्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं 86 नंबर पे। भूतांत्र द्वारा अवशोषित वसा का वाहन किसके द्वारा होता है। तो आपका आंसर होना चाहिए मैम लसिका के द्वारा होता है, ठीक है। चलिए आइए 87 पे आते हैं। वृक्क में स्थित निलयसंधन एकक कहलाता है, क्या कहलाता है, तो मैम हमारा विक्राणु कहलाता है, ठीक है। चलिए 88 पे आते हैं। एक स्वस्थ वयस्क के प्रतिदिन, ठीक है, कितने लीटर आरंभिक निस्यंद वृक्क में होता है, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन थोड़ा सा समझना है, क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे गलत भी लिखा है। एक स्वस्थ वयस्क में प्रतिदिन कितने, ठीक है, यहाँ पे कितने होगा, कितने लीटर आरंभिक निस्यंदन वृक्क में होता है, ठीक है। 150 लीटर, 100 लीटर, 180 लीटर, या फिर 250 लीटर। तो आंसर आपको बताना है मैम सी नंबर, 180 लीटर। 81 नंबर कह रहा है भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो मैम बी नंबर, उपचयन अभिक्रिया, ठीक है। इसमें कोई बताने वाली क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है आपका। जंतुओं की पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट का रूपांतरण किस यौगिक होता है। ग्लूकोज, साइट्रिक, लैक्टिक, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा मैम लैक्टिक, ठीक है। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। अवायवी श्वसन होता है। अब देखिए श्वसन होता है कौन सा मैम, एक अवायवी होता है, एक वायवी होता है। तो अवायवी श्वसन कैसा होता है,
ऑक्सीजन की उपस्थिति में, या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, या कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में, या तो मैम कार्बन डाइऑक्साइड की अनुपस्थिति में। तो मैम हमें नाम से ही पता चल रहा है अवायवीय मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होने से हो सकता है मैम? सी नंबर। तो आंसर आपका सी नंबर है, क्योंकि मैम यहाँ पे कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड की अनुपस्थिति में। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 92 नंबर, वायवीय श्वसन होता है। अब देखिए यहाँ पे अगर वायवीय पूछा है तो सिंपल सी बात है, वायवीय में अपने अभी क्या बताया, वायु में सॉरी बच्चों, सॉरी बहुत सारा सॉरी है ना। अभी यहाँ पे हमने अवायवीय बताया, मैंने सी ऑप्शन गलत बता दिया। यहाँ आंसर होना चाहिए ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, है ना। जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो। ठीक है, चलिए मैंने गलत बता दिया था। ठीक है, अब यहाँ पे वायवीय पूछ रहे हैं तो वायवीय में क्या बताओगे मैम? वायवीय में ऑक्सीजन की, ठीक है, वायवीय में आपका आंसर क्या होगा मैम? ए नंबर बोले तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, मतलब वायु मतलब जिसमें ऑक्सीजन होते हैं, अवायवीय मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, वृक्क का आकार कैसा होता है? और ये ऑप्शन का आंसर हमें आप दोगे कि वृक्क का आकार कैसा होता है। ठीक है, जल्दी से आप हमें कमेंट करो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। मैं बहुत ही फ्रैंकली पढ़ाती हूँ, मैं बहुत ज्यादा बच्चों को फोर्स नहीं करती कि भाई नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करो नहीं। आप एकदम बेफिक्र होकर पढ़ो, लेकिन कंटिन्यू पढ़ो। जैसा कि होता है ना कि खरगोश जीतता है हमेशा, क्यों? क्योंकि वो कछुए के जैसे बुद्धू नहीं होता। मानती हो, वो धीरे चलता है, लेकिन वो थोड़ा कछुआ धीरे चलता है, लेकिन कछुए के पास इतना दिमाग होता है, ठीक है, कि वो पार कर जाता है। ठीक है, तो कहने का सिर्फ यहाँ पे इतना सा तात्पर्य है मेरा कि आप थोड़ा पढ़ो लेकिन कंटिन्यू पढ़ो। थोड़ा और कंटिन्यू में बहुत फर्क होता है। ठीक है, देखो थोड़ा पढ़ोगे, कंटिन्यू पढ़ोगे तो हम मैम जितना पढ़ेंगे हमारा डेली का रूटीन होगा। हम पढ़ेंगे लेकिन ज्यादा पढ़ लोगे और उसके बाद थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी। ठीक है, क्या दिक्कत होगी? ज्यादा पढ़ लिए, बोर हो गए, दूसरे दिन मन नहीं लगा, दूसरे दिन नहीं पढ़े, हमारा रूटीन खराब हो गया। रूटीन से पढ़ोगे तो नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स और आपका ये इस बात की गारंटी लेते हैं, अगर आप हमारे साथ बायो पढ़ते हो तो 100% अगर आप बायो अच्छे से पढ़ रहे हो, हमारे साथ आप जुड़े हुए, हमारे साथ आप पढ़ रहे हो, हमारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इस बात की मैं आपको गारंटी देती हूँ।